बड़ा आवाज बंद करिएगा प्लीज बेटा। हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं। 2 पॉइंट हमने क्लैरिफाई किए, एक तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ और दूसरा आयनिक करेक्टर। आयनिक करेक्टर जो है वो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से फाइंड करेंगे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा। और आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ या लैटिस एनर्जी आपको चार्ज डेंसिटी से फाइंड आउट करना है। केटाइन और एनाइन का चार्ज जितना ज्यादा डेंस होगा आयनिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग हो जाएगा, लैटिस एनर्जी होगी। अब जो लैटिस एनर्जी है उसको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए साइकिल कॉल्ड बॉर्न-हैबर साइकिल, है ना। लिखेंगे आप बॉर्न-हैबर साइकिल। आगे को इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। It is used to calculate the value of lattice energy. अब मैं एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट कर रहा हूं। See, example is between sodium and chlorine. देखो लेबोरेटरी में ये गैस जार है मान लीजिए और इसमें क्लोरीन गैस है ना, ऊपर से बंद रखा हमने। There is a container, a jar containing chlorine gas. Chlorine Cl2 गैस होता है और ये मेरे पास एक पीस ऑफ सोडियम है। सोडियम सॉलिड होता है और जरा सॉफ्ट सॉलिड होता है। अगर मैं सोडियम को ऊपर से लिड खोल के ड्रॉप कर दूं, सोडियम इज सॉलिड, क्लोरीन इज गैस। बड़े ये दोनों इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि आपको हीट भी नहीं करना पड़ता, ये खुद ही रिएक्ट कर जाते हैं। सोडियम और क्लोरीन इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। अगर मैं सोडियम और क्लोरीन को मिक्स करता हूं, ये इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट करते हैं और सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन जाता है और इस प्रोसेस में कुछ हीट भी लिबरेट हो जाती है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू, मैं कुछ लिखता हूं -x, मतलब कुछ हीट लिबरेट हो जाती है और ये जो लिबरेटेड हीट है ना, ये आप बॉम्ब कैलोरीमीटर से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको हीट नहीं करना, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है, ये खुद ही रिएक्ट कर जाते हैं बिना हीट किए। अगर इनको कुछ एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी ये सराउंडिंग से गेन कर लेते हैं। सराउंडिंग के टेम्परेचर में इनके रिएक्ट करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी है। उसके बाद ये रिएक्ट करते हैं, ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन जाता है और कुछ ढेर सारी एनर्जी लिबरेट हो जाती है। इसे आप बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर बाकी सारे आपने स्टैंडर्ड। ठीक है। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ये तो एक आयनिक कंपाउंड है। ये कौन है? सोडियम। ये कौन है? सोडियम। अब ये सोडियम से सोडियम आयन कैसे बना? ये कौन है? क्लोरीन मॉलिक्यूल, है ना। और ये क्लोराइड, अब मॉलिक्यूल से आयन कैसे बना? तो हम क्या करते हैं, हम इस सारे प्रोसेस को जरा थोड़ा फाइनल डिटेल में स्टडी करते हैं, है ना। कौन कौन से स्टेप्स हुए, देखो कौन कौन से स्टेप्स हुए। सबसे पहले ये जो सोडियम सॉलिड है ये मान लीजिए कन्वर्ट हुआ सोडियम गैस में और इसने कुछ हीट एब्जॉर्ब की जिसको मैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलूंगा। देख लो पहले, जब हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, और सब्लिमेशन में हमेशा हीट एब्जॉर्ब होती है। तो थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब हुई, इसे हम क्या बोलेंगे? अब ना ये हीट की वैल्यू इस केस में इतनी कम है कि हवा में से मिल जाती है। तो ये सोडियम एक सॉफ्ट सॉलिड है, उसको सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है, कोई ज्यादा हीट की जरूरत नहीं है, वी कैन गेट इट फ्रॉम सराउंडिंग। ये बोला क्या? सोडियम गैस। अब ये जो सोडियम गैस जो है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम आयन बना देगा, अब फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जिसको आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और आप दोबारा जानते हैं जो अल्कली मेटल्स होती है ग्रुप 1 की मेटल, उनकी आयोनेशन एनर्जी बहुत कम है, इतनी कम कि ये एनर्जी भी सराउंडिंग से मिलती है। मैंने तो हीट किया नहीं था, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है?
It is the energy required to convert a neutral atom into ion. A neutral gaseous atom, याद आया? न्यूट्रल एक गैसेज एटम को आयन में कन्वर्ट करना है, इसलिए पहले मैंने सॉलिड से गैस बनाया, गैस से मैंने आयन बना लिया। अब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, और बेटा जो मॉलिक्यूल होता है उसमें बॉन्ड होता है, तो पहले मुझे बॉन्ड ब्रेक करना। तो देखो मैंने इसका बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये बन गया क्लोरीन एटम। और फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, इसको मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? और इसके आगे मैं 1/2 लगा रहा हूं, क्योंकि इस केस में हाफ मोल बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं। फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई बॉन्ड ब्रेक करने में, क्या बोलेंगे इसको? बॉन्ड डिसोसिएशन। अभी तक बोलो बच्चे कितने स्टेप हो? तीनों में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, जबकि बॉन्ड फॉर्मेशन में तो एनर्जी लिबरेट होनी चाहिए, अभी तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप है, जो क्लोरीन ना, ये क्या करता है? ये सोडियम वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो गेन कर लेता है और ये बनाता है क्लोराइड आयन गैस, और अब एनर्जी रिलीज होती है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बोलो आया यार? जब एक न्यूट्रल गैसेज एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, क्या बोलते हैं उसको? और शायद आपको याद हो, पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट है। मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई स्टेप में कि पहले वाले तीनों स्टेप कंपनसेट हो गए। पहले वाले तीनों स्टेप में इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं हुई थी जितनी यहां रिलीज हो, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में। और बच्चे इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ? एक बन गया सोडियम आयन, दूसरा क्या बन गया? ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और जब अट्रैक्शन होती है तो दोबारा एनर्जी रिलीज होती है, अट्रैक्शन में तो ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। अब ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और इनके अट्रैक्ट करने से ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन गया, है ना? दिस सोडियम क्लोराइड सॉलिड। अब जो एनर्जी रिलीज हुई उसे आप बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? बेटा जब एक लैटिस बनता है, जब एक क्रिस्टल बनता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन करके सॉलिड बनाते हैं, जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसे आप बोलेंगे। और ये एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। तो लास्ट में क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। यहां बता रहा है, यहां लास्ट में क्या बना था? सोडियम क्लोराइड। रुक जाओ जरा, बाद में लिखो जरा। हमारा ये भी सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, तो मैंने वही प्रोसेस जो मैंने सिंगल स्टेप में लिखा था, वही प्रोसेस मैंने बड़े सारे स्टेप में लिखा। ये जो साइकिल बना ना, ये वाला साइकिल, इसे बोलते हैं बॉन्ड साइकिल। और बड़ा अगर मैं ना लास्ट में हेसेस लॉ अप्लाई करूं, तो हेसेस लॉ कहता है व्हाटएवर माइट बी द पाथ ऑफ द प्रोसेस, टोटल एंथैल्पी इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना? इस पाथ में ये एंथैल्पी, और इस पाथ में ये सारी जो एंथैल्पीज है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये फाइनली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखना बोर्ड पर पहले, ये वाला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो स्टेप में आ रही है, दैट इज इक्वल टू enthalpy of sublimation plus ionization enthalpy plus half bond dissociation enthalpy, है ना, minus electron gain enthalpy and minus lattice enthalpy। देखकर बताओ कुछ आया समझ आपको? जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी वो प्लस में ले ली, जो रिलीज हो रही थी वो, और ये जो डेल्टा एफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ये भी किसमें? ये भी नेगेटिव में। इसके आगे भी माइनस लिख देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? सुन लो पहले, बाद में लिखो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे स्टेप्स हैं, इनमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो रिलीज वाली एनर्जी है, वो एब्जॉर्ब वाली एनर्जी से, तभी तो आंसर नेगेटिव आया, है ना? अब बेटा ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को यूज करके हम लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं, अगर आपको बाकी सारी एनर्जी गिवन हो। अगर ये गिवन हो, ये सारी एनर्जी गिवन हो, देन यू कैन कैलकुलेट व्हाट। तो ये जो बॉर्न एंड हैबर साइकिल है, इसकी हेल्प से हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर पाते हैं। चलिए इतना सा नोट कर लीजिए आप लोग।
साथ में। A stable electrovalent bond will be formed. A stable electrovalent bond will be formed only when released energies are greater than absorbed energies. Only when released energies are greater than absorbed energies. A stable electrovalent bond will be formed only when released energies will be greater than absorbed energies. और नेक्स्ट लाइन में लिखो favorable factors for the formation of electrovalent bond. Favorable factors for the formation of electrovalent bond. अब कौन से फैक्टर्स हैं जो फेवरेबल हैं? तो सिंपल से पॉइंट में ऐसे बोलूंगा, बड़ा जो एब्जॉर्ब वाली एनर्जीज है ना वो कम होनी चाहिए, और जो रिलीज वाली एनर्जीज है वो है ना, जो एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी वो कम होनी चाहिए, जो रिलीज हो रही है वो है ना। तो लिखो नंबर 1, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल एटम शुड बी लो. Ionization energy of the metal atom should be low. Ionization energy of the metal atom should be low. Second point, electron gain enthalpy of the non-metal atom should be high. Electron gain enthalpy of the non-metal atom should be high. क्योंकि ये रिलीज वाली एनर्जी, और थर्ड पॉइंट को लैटिस एनर्जी शुड बी हाई. Lattice energy should be high. Lattice energy should be high. बेटा लैटिस एनर्जी को एक बार फिर मैंने नीचे समाप्त कर दिया. लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस. Lattice is inversely proportional to radius of ions, and lattice energy is directly proportional to charge density. आयंस का चार्ज जितना ज्यादा होगा उनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी. जैसे आपने लास्ट लेक्चर में लाइन लिखी थी, ट्राइवेलेंट ग्रेटर देन डाइवेलेंट है ना. जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी. साइज अगर कैटायन का छोटा होगा तो उसका चार्ज डेंस हो जाएगा. चार्ज डेंस होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. और वही चार्ज डेंसिटी मैंने वर्ड यूज किया. चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन रेडियस. तो ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी, चार्ज जितना ज्यादा डेंस है लैटिस एनर्जी. तो बेटा ये आगे फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. बेटा जो मेटल एटम है उसकी आयनिक एनर्जी कम होनी चाहिए, नॉन मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, और ऑब्वियसली लैटिस एनर्जी. ठीक है, तो ये रहा डिस्कशन व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट हेडिंग आ गया कोवैलेंट बॉन्ड. आगे लिखेंगे एड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड एड कोऑर्डिनेट बॉन्ड.
बेटा अभी हम जो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट दैट इज लिविस थ्योरी। As per Lewis theory, what is a covalent bond? What is a coordinate bond? देखिए, both these bonds are formed by the sharing up of one or more valence electrons each by different atoms. ये दोनों बॉन्ड जो है ना, दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग अप ऑफ, ये शेयरिंग से बनते हैं, वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। तो एक वर्ड में कहे तो हम कहेंगे शेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको याद है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर है ना, और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दो एटम आपस में, कम से कम दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब ये जो शेयरिंग है ना, ये दो तरह से हो सकती है, या तो इक्वल शेयरिंग होती है या फिर वन साइडेड शेयरिंग। अगर तो ये इक्वल शेयरिंग हो रही है, नाउ दिस शेयरिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इक्वल एंड म्यूचुअल शेयरिंग, or it can be one-sided sharing. Either it is equal and mutual sharing. अब ना उससे बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर वन साइडेड शेयरिंग है तो उससे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दोनों बॉन्ड एक ही जैसे होते हैं, बस उनके शेयरिंग में डिफरेंस होता है। बड़ा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसका पूरा नाम है कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। होता ये भी कोवैलेंट बॉन्ड ही, उसकी एक स्पेशल टाइप है, तो पूरा नाम है इसका कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर एक और नाम इसको दिया जाता है, कहा जाता है डेटिव बॉन्ड। कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो दोनों बॉन्ड जो है वो शेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अगर तो म्यूचुअल और इक्वल बराबर की शेयरिंग कर रहे हैं दोनों एटम तो कोवैलेंट बॉन्ड है, अगर वन साइडेड शेयरिंग हो रही है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बस यही हल्का सा लेविस कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पर ना हमने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिनको आप बोलते हैं लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। लिखो आगे एग्जांपल। नंबर वन है फ्लोरीन मॉलिक्यूल। लिखो आपको पूरा नाम लिखना, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। ऐसे स्टार्ट करेंगे आप, फ्लोरीन मॉलिक्यूल लिखा आपने। उसके बाद लिखो ये ऐसे F2, तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज F2। अब तो इस पे कितने फ्लोरीन के एटम्स हैं, तो थोड़ा सा गैप देके एक दो एटम लिख दिए फ्लोरीन एटम, आप भी लिख दो फ्लोरीन एटम। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, नीचे कोई दो लाइन छोड़ के या एक लाइन छोड़ के कम से कम एटॉमिक नंबर दोनों का लिख दो 9, थोड़ा गैप देना जरूर बीच में। अब क्या करेंगे, इनकी में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 and 7 and 2 and 7, और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उनको सर्कल कर लेंगे। इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो जो पहले वाला फ्लोरीन है उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरे वाला फ्लोरीन है उसके बाद, अच्छा अगर 7 है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए और कितने चाहिए। अब ना अब ये क्या करेंगे, क्योंकि एक कम है ना, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे।
जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से कम होते हैं ना उतने वो शेयर करते हैं। समझ है ना? तो शॉर्ट कितने? अब देखो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा। एक क्यों करेगा, समझ आया है ना? ऑक्टेट से जितने कम होंगे, बोर्ड पर देखना क्या करना है, ये 7 इलेक्ट्रॉन यहां ड्रॉ करना है फ्लोरीन के, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर में हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, ये 7 पहले वाले फ्लोरीन। अब ये दूसरे वाला फ्लोरीन है, उसके भी 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब क्या किया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन पूल कर लिया। पूल करते हैं ना, कि है ना, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खुद फ्रेंड जाते हैं, लोग डिसाइड करते हैं आज कॉफी पियेंगे, है ना, तो 20 रुपए या 40 रुपए या 100 रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किया, बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों के हो गया, ये दोनों इन 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, कॉमन हो गए, पूल हो गए। अब हम जब काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पर भी गिनेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी गिनेंगे। अब बताओ पहले वाले फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 4 6, इसके बाद भी 2 4 6, दोनों का ऑक्टेट पूरा होगा। और ये जो स्पेशल तरह का अंडरस्टैंडिंग हुआ, बोलो क्या, इक्वल एंड बराबर, म्यूचुअल शेयर। अब ये जो बना, ये कोवलेंट बॉन्ड, और क्योंकि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसे बोलूंगा सिंगल कोवलेंट। यस यस, बड़े जो बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, जो बॉन्ड बना रहे हैं, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और बाकी वाले जो इस बॉन्ड नहीं बना रहे 2 इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं लोन पेयर, है ना। जैसे देखो ये लोन पेयर 3, ये लोन पेयर 3, ये बॉन्ड पेयर। अब मैं इसके नीचे लिखता हूं बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 1, लोन पेयर इज इक्वल टू 6, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 7। बड़े जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर ना, उसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों। इलेक्ट्रॉन पेयर मींस लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर टुगेदर, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। So bond pair 1, lone pair 1, 6, electron pair 7. Valence electron is equal to 14. बड़ा जितने इलेक्ट्रॉन पेयर उससे डबल हो जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सारे इलेक्ट्रॉन आप गिन सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इधर देखो, बताओ फ्लोरीन के बाहर कितने थे? 7, इसके बाद 7 and 7 14। और अगर मैं देखूं टोटल इलेक्ट्रॉन तो बड़ा 18। टोटल इलेक्ट्रॉन में क्या करना है, दोनों का एटॉमिक नंबर ऐड कर देना। पहले वाले फ्लोरीन के पास टोटल 9 है, दूसरे पास भी 9 है। टोटल इलेक्ट्रॉन 18 इन दिस बॉन्ड। और ये जो बीच में बॉन्ड देख रहे हो, दिस इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सो इट इज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसे बोलते हैं लिविस का इलेक्ट्रॉन डॉट, सॉरी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सेकंड एग्जांपल लिखेंगे आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फिर बताओ इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम है? ओके, थोड़ा सा डिफरेंस करके ना दोनों को ड्रॉ कर। ऑक्सीजन एक लाइन छोड़ के नीचे इनका एटॉमिक नंबर दोनों का लिख दो और उसके नीचे इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिख दो और जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको सर्कल कर दो। सर्कल करने के बाद डिसाइड करो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट से। पहले वाले के बाद भी 2 और दूसरे वाले के बाद अब ये 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे क्योंकि 2 शॉर्ट है ना, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए और इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन हो गए जो सेंटर में रख दिए गए। ठीक है, अब जब काउंट करो दोनों पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। क्या दोनों का ऑक्टेट सुना होगा? 2 4 6 8, ये 4 दोनों पे कितने हैं? 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो दे हैव गॉट 8 इलेक्ट्रॉन दी, दोनों का ऑक्टेट सुना होगा। ठीक है, अब इसके नीचे लिखता हूं बॉन्ड पेयर।
लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले लिखता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड टोटल इलेक्ट्रॉन। जरा आप लिख के बताओ। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। और लास्ट में मैंने लिख दिया डबल कोवलेंट बॉन्ड। दिस मॉलिक्यूल हैव ए डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या आपको याद है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड कंटेन्स वन सिग्मा वन पाई बॉन्ड। ये जो सिग्मा पाई बॉन्ड है ये क्लासिफाई करता है, एक और थ्योरी आगे उसे बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तो इसका फार्मूला आ गया N। थोड़ा गैप देकर दो नाइट्रोजन एटम लिख दीजिए N और N। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5 और दोनों के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन देना। बताओ शॉर्ट कितने हैं आफ्टर से? अब ये दोनों मिलकर 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। दे विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन। बार 5 ड्रॉ किए मैंने। दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए और सेंटर में रख दिए। अब सेंटर में 6 इलेक्ट्रॉन आ। आपने चेक करना है क्या दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 4 6 8 इस नाइट्रोजन के, 2 4 6 8 इस नाइट्रोजन के, दोनों का ऑक्टेट। ठीक है, आगे यू हैव गॉट बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन। यू कैन राइट डाउन a triple covalent bond। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है और ये भी याद है आपको ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2। ऑर्गेनिक में पढ़ा हमने ये ट्रिपल बॉन्ड में सेंटर बॉन्ड नॉर्मली हम सिग्मा मानते हैं, ऊपर नीचे दोनों पाई बॉन्ड। तो देखो ये कोवलेंट बॉन्ड का आइडिया आ गया। देयर इज म्यूचुअल एंड इक्वल शेयरिंग। ठीक है, इट कैन बी ए सिंगल बॉन्ड, इट कैन बी ए डबल बॉन्ड, इट कैन बी ए ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब नेक्स्ट मैं एक स्टेप आगे चलता हूं। अब हम बात करते हैं एक मॉलिक्यूल की, दैट इज वाटर। देखो अब इसमें 3 एटम है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो आपको ऐसे 3 एटम लिखने का। देखो तीनों का एटॉमिक नंबर नीचे। दिस इज 1, दिस इज 8, दिस इज 1। बड़ा अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखे हाइड्रोजन की तो 1 ही आएगी, 2 and 6 और 1। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है बाहर, उसको और एक चाहिए। हाइड्रोजन ऑक्टेट पूरा नहीं करता, हाइड्रोजन डिप्लेट पूरा करता है। इसके पास 1 शॉट है, इसके पास 1 शॉट है और सेंटर वाले के पास, इसके पास तो 2 शॉट है ना। तो सेंटर वाले के पास 2 शॉट है, एक लेफ्ट में एक राइट में बना दिया और बाकी के 4 ऊपर नीचे ड्रॉ। ये ऑक्सीजन के बाहर 6 ड्रॉ। अब बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लो। इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अब मैंने क्रॉस की फॉर्म में शो किया। अगर चेक करो हाइड्रोजन का डिप्लेट और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया।
देखो इस हाइड्रोजन का ट्रिपलेट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का ट्रिपलेट पूरा हो गया, इस ऑप्शन का 2 4 6 8 ऑक्टेट पूरा। ओके, तो ये बन गया वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसके बाद अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन। और आगे आप लिखेंगे 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। नाउ दिस मॉलिक्यूल हैव गॉट 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, और दोनों बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स इन वाटर मॉलिक्यूल। बोलिए ये भी समझ आ गया? देयर आर 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स और दोनों जो है वो सिग्मा बॉन्ड। अब इसी तरह मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल लिखता हूं अमोनिया NH2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन ये नीचे लिख दिया मैंने, अमोनिया। नीचे लिखिए या ऊपर लिख दीजिए, ये ऊपर लिख देता हूं अमोनिया। अब ना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सबको याद है, हाइड्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 1। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 12, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो, नाइट्रोजन के बाहर कितने? 5, शॉर्ट कितने? और 3 हाइड्रोजन तो दिख रहे, तो करो ट्राई अब खुद। बाहर 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 and 5। वो जो 3 अनपेड है वो हाइड्रोजन के साथ एक एक शेयर कर लो। और लास्ट में चेक कर लो क्या हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट और नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया और नाइट्रोजन देखो 2 4 6 8, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया। कोई जल्दी नहीं करनी, बड़े आराम से करने, पूरी क्लैरिटी के साथ। बाकी अब आपने लिखने खुद ही लिख लो, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर वगैरह, 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। और नेक्स्ट में फिर लिखूंगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये लिखा मैंने कार्बन डाइऑक्साइड। OCO। बेटा नॉर्मली क्या करते हैं हम, सुनना, जिसकी वैलेंसी हाई होती है ना सबसे ज्यादा, उसको सेंटर में रखते हैं। जैसे देखो वाटर में ऑक्सीजन की वैलेंसी ज्यादा थी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी ज्यादा थी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, है ना। अब ना कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है ना। जो पॉलीवैलेंट होता है जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है वो नॉर्मली सेंटर में आ जाता है। अब इनके एटॉमिक नंबर लिख दो 8 6 and 8, 2 and 6, 2 and 4, 2 and 6। अब एक बार चेक कर लेना किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। बताओ, ऑक्सीजन के पास 2 शॉर्ट है, कार्बन के पास 4 शॉर्ट है, इस ऑप्शन के पास तो हो जाएगा ना, समझ जाए। इसके बाद 4 है तो 2 उधर और 2 उधर शेयर कर लेगा, है ना। कार्बन के पास 4 है और 4 शॉर्ट है, तो ये कार्बन के पास मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बना। कार्बन has got 4 electron in its valence shell. Oxygen has got 6. तो ठीक है, ऑक्सीजन 6 है तो 2 ऑक्सीजन से शेयर कर दिए कार्बन से। देखो ऑक्सीजन स्टेबल हो। अब इसी तरह दूसरी तरफ भी ले जाओ ऑक्सीजन को। और लास्ट में चेक करो क्या सबका ऑक्टेट पूरा हो गया।
अब देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया 2466, इस ऑप्शन का भी 2466, इस कार्बन का भी 2466। दैट्स ओके, तीनों का ऑक्टेट अपने मिल जाएगा पूरा हो गया। ठीक है, फिर लिख लेते हैं इसके बाद ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन। और ये भी लिखा मैंने 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड्स, इसका मतलब 2 सिग्मा। ठीक है, एक सिग्मा एक पाई, फिर एक सिग्मा और एक पाई, 2 सिग्मा और 2 पाई। इन कार्बन नेचर देयर आर 2 सिग्मा एंड 2 पाई। प्लीज बताइए मुझे, क्लैरिटी हो रही है अब ये? अब हम ट्राई करेंगे HCN। HCN ये मैंने लिखा HCN। करो ट्राई इसको, HCN को। हाइड्रोजन इज 1, कार्बन इज 6, नाइट्रोजन इज 7। हाइड्रोजन के बाद 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के बाद 4 है तो 4 शॉर्ट है, नाइट्रोजन के बाद 5 है तो 3 शॉर्ट है। तो नाइट्रोजन के बाद 5 है मतलब 3 शॉर्ट है। देखो ये नाइट्रोजन बना दिया मैंने, ये तो 3 ही शेयर करेगा क्योंकि 3 शॉर्ट है। बताओ 3 किसके साथ शेयर करेगा? कार्बन के साथ। कार्बन के बाहर कितने हैं? देखो ये कार्बन ड्रॉ कर दिया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो हो गया पूरा, हो गया ना, 2 4 6 और 2 8। अब ये जो कार्बन का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। अब चेक करो, हाइड्रोजन का डुप्लेट और कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, कार्बन के पास 2 4 6 8, नाइट्रोजन के पास भी 2 4 6 एंड 8 है ना। ये सिंगल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। द मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 सिंगल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो बाकी आप लिख लो खुद ही, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एक्सेट्रा आप खुद लिख लो। और लास्ट में लिखना एक सिंगल बॉन्ड, देयर इज 1 सिंगल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा ये, और ये 2 पर नीचे 2। और बेटा घर में कम से कम 20 से 25 फोर स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करना। लिविंग डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको आते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और अगर लिविंग डॉट स्ट्रक्चर नहीं आते आपको तो बॉन्डिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है,